85 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय प्रांत संघचालक श्री विमलकांत राय, माननीय विभाग संघचालक श्री विवेकानंद भट्टाचार्य जी, जिस संस्था की ओर से आज के कार्यक्रम आयोजित है, ऐसे डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति के सचिव संपादक डॉक्टर अरविंद महतो जी, सभागार में उपस्थित सभी संघ के अधिकारी वृंद, धर्मनगर शहर के प्रबुद्ध समाज प्रेमी, राष्ट्र प्रेमी सज्जन वृंद, श्रद्धेय माता भगिनी, प्रिय बंधुओं, सर्वप्रथम दो बातें मैं आपके सम्मुख व्यक्तिगत तौर पर कहूंगा। एक है, जब भी बंगला मैं सुनता हूं तो कई बार मुझे लगता है मैं बंगला बोलने के लिए नहीं सीख पाया। दूर के दक्षिण भारत के व्यक्ति बंगला सीखना आसान भी नहीं है, लेकिन बंगला भाषा के बारे में जो सम्मान और प्यार है वो कई कारणों से त्रिपुरा और बंगाल के इस भारत के प्रमुख हिस्से में जब भी प्रवास करता हूं तो सुनता हूं और कुछ बातें समझता भी हूं, परंतु मुझे आपसे आज हिंदी में ही बात करनी पड़ेगी। और दूसरी बात, इस कार्यक्रम में आपने स्नेह से, आत्मीयता से जो हमारा स्वागत किया, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। डॉक्टर हेडगेवार समिति से, स्मारक समिति से इस कार्यक्रम का आयोजन किया तो उन्होंने मुझे कहा कि धर्मनगर के प्रबुद्ध नागरिक वृंद के सामने कुछ विषय रखना है। तो विषय क्या है वो भी उन्होंने मुझे बताया। वैश्विक परिस्थिति में भारत और हमारी भूमिका। तो मैंने कहा इस विषय के तो बहुत अध्ययन किए हुए विद्वत्ता तो मेरे पास है नहीं, तो मैं तो संघ के एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। संघ के बारे में आप पूछेंगे तो मैं बोल सकूंगा। विश्व की परिस्थिति वगैरह वगैरह बता दिया, लेकिन संघ के जिस दायित्व पे आज मैं हूं तो स्वाभाविक रूप से विश्व के बारे में थोड़ा सोचना वगैरह तो करना ही पड़ता है। और भारत के लोगों के जो एक स्वभाव है ना, वो स्वभाव हमेशा सारे विश्व के बारे में सोचने के स्वभाव है हमारे। तो मैं आपको बताऊं कि सामान्य व्यक्ति यहां क्या सोचता है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सारे विश्व, सारे लोग यह सुखी रहे। हमारे लोगों ने कभी भारत के लोग सुखी रहे, हिंदू सुखी रहे, ऐसे भगवान से प्रार्थना नहीं की। सकल चराचर सृष्टि ये सब आनंद से, खुशी से, प्रसन्नता से रहे, यही हमारी कामना है, यही हमारे विश्व मंगल के कामना है। छोटी मोटी बात हमारे लोगों ने सोचा नहीं।
हमारे सामान्य लोग कैसे? तो मैं महाराष्ट्र के एक इतिहास से एक छोटा सा उदाहरण आपके सम्मुख रखूंगा इस संदर्भ में। महाराष्ट्र के एक शहर के एक छोटे से गांव में लगभग 600 साल पहले तो मां ने लड़के को घर में बताया, नारायण था लड़का का नाम, नारायण आओ भोजन के लिए। तो आया नहीं है। तो दोबारा मां ने पुकारा, नारायण क्या कर रहे हो? तो नारायण कहता है, छोटा बालक वो कहता है, मराठी में कहा उसने, मां चिंता कर तो विश्वाची, मैं विश्व की चिंता करता हूं। एक छोटा बालक कहता है, मैं विश्व की चिंता करता हूं। तो वही बालक आगे जाकर महाराष्ट्र के एक श्रेष्ठ संत बने, जो शिवाजी महाराज के लिए भी गुरु के स्थान पर आए, समर्थ रामदास। तो ऐसे अपने मिट्टी में, हमारे भूमि में एक सामान्य लड़के के मन में भी सारे विश्व की चिंता होती है। ऐसे कई उदाहरण अपने को मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद जब विश्व के धर्म परिषद में शिकागो में वहां आए हुए दुनिया भर के लोगों के सामने विचार रखा, उन्होंने भारत के कौन से विचार रखा? यही तो कहा उन्होंने, सारे विश्व के कल्याण की बात उन्होंने कही और भारत का विश्व के मंगल की कामना करता है। यही कारण है कि विश्व के सभी लोगों को उन्होंने पहले वाक्य में ही बहनों और भाइयों कहकर, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, वो अलग नहीं है, अमेरिका के लेडीज एंड जेंटलमैन नहीं कहा। क्यों? भारत के व्यक्ति को लगता है उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, सारे विश्व एक, भगवत कहते विश्व एक नीडम, सारे विश्व एक नीड, एक परिवार, एक बाड़ी बने। तो ये यहां की चिंतन है। इसलिए विश्व के बारे में धर्मनगर के इस कार्यक्रम में विचार रखने के लिए यहां के कार्यकर्ता ने सोचा, तो यह भारत की इस परंपरा के अनुसार ही है। तो आज दुनिया के बारे में सोचेंगे तो क्या विचार सामने आता है? तो कई विषय आएंगे। हम सब मीडिया देखते रहते हैं आजकल, तो हर मिनट में दुनिया भर के समाचार आते हैं। इसलिए मैं 1 घंटे भी दुनिया भर में कौन से कोने में क्या हो रहा है वो बताऊंगा तो भी पूरा नहीं होगा। लेकिन मोटी मोटी बातें कहते हैं लोग, अरे भाई यूक्रेन के जो युद्ध हो रहा है वो आगे क्या होगा? तो लोग कहेंगे कि शायद पुतिन ही बदल जाएगा। ऐसे भी समाचार में आ गए, रशिया में पुतिन को ही बदलने के लिए। तो एक विषय चलता है, जियो पॉलिटिक्स दुनिया की, भू राजनीति जो है, यह विश्व में कई देशों में कई प्रकार के टेंशन को, तनाव को उसने आज सृजन किया है। यूक्रेन और रूस के बीच के जो युद्ध चल रहा है, लड़ाई चल रही है, वो एक उदाहरण है। टेंशन कई जगह पे है, केवल वहां है ऐसे नहीं। चीन और भारत के सीमा पर भी तनाव रहता ही है, हिंद महासागर में भी रहता है। तो इसलिए
विश्व के कई देशों में जियो पॉलिटिक्स के इस तरह से एक तनाव है। तो लोग कहेंगे कि कोरोना हो गया, कोविड, इस महामारी के बाद विश्व में एक नए ऑर्डर आएगा, न्यू नॉर्मल। ऐसे कोविड के पीक जब था, पहला लहर, दूसरा लहर, उस समय दुनिया भर के कई विद्वान लोगों ने इंटरव्यू दिए, लेख लिखा, भाषण हुए उनके, सबने कहा अब दुनिया बदल गई। कितने बदले हम सब अनुभव कर रहे हैं, लेकिन कुछ तो उसका असर हुआ है, नहीं हुआ ऐसे नहीं है। विश्व के मानवता के जीवन में ऐसे कई बातें किसी न किसी प्रकार से उसके असर होने के कारण मनुष्य सोचना शुरू करता है, वो नए रास्ते खोजता है, नए चिंतन, नए विचार से जीवन को और अच्छा बनाने के लिए क्या कर सकते हैं विचार करता है। अपनी समस्या के, चुनौती के, संकट के अनुभव से उसको पार करते हुए वो नए नए रास्ते खोजने में अपने बुद्धि लगाता है। विज्ञान के नए नए आविष्कार होते हैं, तंत्रज्ञान के, टेक्नोलॉजी के नई चीजों को वो सामने लाता है। अब देख रहे हैं 100 साल के अंदर विश्व के विज्ञान की, तंत्रज्ञान की जो प्रगति हुई है, वो मनुष्य को कहां से कहां तक लाकर रख दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी, कई प्रकार की ऐसी चीज आज आ गई है। वो सारी चीज मनुष्य जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी उसके असर होते हैं। कृषि के क्षेत्र में होता है, किसान को मौसम के बारे में सही जानकारी देने के तंत्रज्ञान तो बहुत वर्ष पहले आए। तो ऐसे कई विषय होते हैं। अब डॉक्टर्स रोबोटिक सर्जरी करते हैं। तंत्रज्ञान के इन नए आविष्कारों के कारण मनुष्य जीवन कैसे सुखी हो, यह प्रयत्न मनुष्य करता है। लेकिन इन सारे विषयों में मनुष्य के जीवन के स्तर अच्छा हुआ है क्या? क्या विश्व में संकट नहीं है, कष्ट नहीं है? वो भी नहीं। कई लोग अभी भी जीवन के, प्रतिदिन के जीवन जीने के लिए भी तरसना पड़ता है उनको। हम विश्व में कई देशों में परिस्थिति देखते हैं। अपने पड़ोसी देश में श्रीलंका में क्या हालत हो गई, और पिछले कुछ वर्षों में आतंकवाद के, टेररिज्म के जो एक चक्र चला, ग्लोबल टेररिज्म, वो भी कम नहीं था। आज भी दुनिया के कई देशों में किसी न किसी प्रकार से आतंकवाद को, टेररिज्म को बढ़ाने के लिए दुनिया के दूसरे कोने में बैठे हुए लोग प्रयत्न करके अन्य देशों में अस्थिरता, इंस्टेबिलिटी करना, वहां हिंसा फैलाना, इसके लिए तंत्रज्ञान का उपयोग करते हैं। हमारे पुलिस खुफिया एजेंसी के पास आने से पहले सैटेलाइट फोन टेररिस्ट के पास आ जाता है। कहने का मतलब यह है, दुनिया में एक विशिष्ट प्रकार के जीवन में हम आज जी रहे हैं। अभी तो 21वीं सदी के 22 साल हो गए। जो पिछले सदी रही उसने लगभग 4-5 प्रमुख चरणों में जीवन के मोड़ हुआ, ऐसे हम देख सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। दुनिया के कई देशों में
वसाहतशाही, उपनिवेश, कॉलोनियलिज्म, तो कॉलोनाइजेशन हुआ, दूसरे देशों को गुलाम बना दिया, राज चलाया, वहां का शोषण हुआ। और पिछले सदी में जैसे भारत में 1947 में जैसे अभी बताया ना, स्वाधीनता आई, स्वतंत्रता के बारे में तो आपने उल्लेख किया ही है। तो स्वाधीनता जैसे भारत में हम प्राप्त किए, ऐसे दुनिया में अन्य देशों में भी स्वाधीनता के एक का लगातार श्रृंखला चली। 1948 में इजराइल के अंदर जू लोग दुनिया भर से आकर अपने होमलैंड में आ गए, और जहां जहां अंग्रेज, फ्रेंच, बाकी लोग कॉलोनी बनाए थे, वो एक छोड़ना पड़ा। 1947 से जो शुरू हुआ वो आने वाले 10 वर्षों में 1957 कॉलोनी रूलर्स वो छोड़ के जाना पड़ा। लेकिन कोल्ड वॉर शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, 1944 के बाद प्रच्छन्न युद्ध, सीक्रेट युद्ध, कोल्ड वॉर ये हो गया। अमेरिका और रूस दोनों महाशक्ति दो तरफ, और वो अपने भूमि पर लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। वो कहां लड़ रहे हैं? वियतनाम में लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान में लड़ रहे हैं, भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर में प्रयत्न करेंगे, हिमालयन जो श्रेणी है, हिमालयन रेंज है, उसको अस्थिर करेंगे, अफ्रीका में लड़ेंगे। तो दुनिया के महान शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को बेचने के लिए, दुनिया पर किसी न किसी प्रकार से अपने आधिपत्य को कब्जा करके रखने के लिए उन्होंने ये प्रयत्न किया। कोल्ड वॉर चला 1989 तक। लेकिन एक अचानक कैसे एक डेवलपमेंट हो गया पिछले सदी में। 1989 में गोर्बाचेव, मिखाइल गोर्बाचेव, सोवियत रूस के, वो डिक्लेयर कर दिया ग्लास्nost और पेरेस्ट्रोइका का। इस कारण से सोवियत रूस धराशायी हो गई। जो 1918 से सोवियत रूस के नाते, यूएसएसआर के नाते था, वो 1989 में समाप्त हो गया। उसके बाल्टिक कंट्रीज अलग हो गए, उज्बेकिस्तान अलग हो गया, कजाकिस्तान अलग हो गया। जिस लेनिन के मूर्ति को मॉस्को में और बाकी शहरों में खड़ा किए थे, वहां के लोग, रूस के लोग, कोई विदेश नहीं, उन्होंने उसी को नीचे लाकर उसको तोड़ दिया। ऐसे क्यों हो गया? वहां के लोगों के मन में ऐसा आया। बर्लिन वॉल 1944 में युद्ध के अंत में जर्मनी को दो भाग करके जो बनाए थे, उस दीवार को 1989 में तोड़ डाला। मैं गया था कुछ साल पहले, उसके स्मारक के नाते वॉल को, दीवार को थोड़ा सा बना के रखा है उन्होंने। मैं उसके सामने खड़े कर देख के आया। पूर्व पश्चिम जर्मनी एक हो गए। तो दुनिया में इस प्रकार के जियोपॉलिटिक्स बदलते हैं। तो कोल्ड वॉर के अंत में क्या हुआ? और दो बातें हुई। दुनिया में टेररिज्म के नया रूप शुरू हो गया 1989-90 के बाद। आप देखिए इतिहास को, विश्व के कई देशों में आतंकवाद के बहुत बड़ा बोलबाला चला। भारत में भी, रूस में, इंडोनेशिया में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, अमेरिका में जो 9/11 का हुआ, कितने देशों में हो गया? ये 1989-90 के बाद हुआ है। और एक हम सबको याद होगा ही, 1991 में डनकेर्क प्रपोजल आया। दुनिया में आर्थिक पुनर्विन्यास, इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग हो गया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी, एक नई व्यवस्था शुरू हो गई। मल्टीनेशनल कंपनी हमारे बीज, अपने वस्त्र में कॉटन, हमारे औषध, हर चीज पर कब्जा करने के लिए एक बहुत बड़े
योजना बनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक दृष्टि से इकोनॉमिक हेजेमनी को, आधिपत्य को। अब दुनिया को जीतने के लिए शस्त्र के साथ युद्ध करके जीतना, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप इकोनॉमिक पॉलिसी से, व्यापार और ट्रेड से, कॉमर्स से आप दूसरे देशों को दबाकर रख सकते। ये प्रयत्न भी हुआ है। तो इसलिए दुनिया में पिछले सदी में जो जिस प्रकार के विश्व के अनुभव हुए हैं, उन सब का हर देश पर असर होता है। वहां के पॉलिटिक्स पर, वहां के इकोनॉमी पर, वहां के संस्कृति पर, वहां के शिक्षा पर, वहां के जीवन शैली पर। भारत ने भी इसका अनुभव किया, दुनिया के अन्य देशों ने इसका अनुभव किया है। इसलिए ये केवल कोई बड़े स्तर पर होता है ऐसे नहीं है। तो इसलिए इन चीजों के बारे में हम जब देखते हैं, आज विश्व में एक विशिष्ट प्रकार की स्थिति में हम हैं। हर बार लगता है दुनिया करवट ले रही है, महामारी के बाद करवट लेके ऐसे लोगों ने कहा। मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं इस विषय को, दुनिया में परिवर्तन कोरोना के पश्चात आया कि नहीं आया, वो हम लोगों के अनुभव से हम विचार कर सकते हैं। हाँ, कुछ तो आया है, नहीं आया ऐसे नहीं है। तो इसलिए दुनिया में कई ऐसे, जैसे मैंने कहा, चीन मल्टीनेशनल कंपनी के जैसे हुआ, ऐसे ही पिछले 30-40 वर्षों में चाइना अपने अंदर की तैयारी कर रही है। अब वो दुनिया में अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए हर प्रकार के प्रयास करता है। पड़ोसी देश हम भारत में, इसलिए नेपाल पर कब्जा करने का प्रयत्न करेगा, बर्मा में, म्यांमार में अपने प्रभाव डालने के लिए प्रयत्न करेगा, पाकिस्तान में, गद्वार में अपने बंदरगाह में कॉन्ट्रैक्ट लेकर वहां बैठेगा, श्रीलंका में वहां एयरपोर्ट बनाएगा, जो एयरपोर्ट आने वाले 25 साल में श्रीलंका के लोग उपयोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं लगता। ऐसे हाई टेक्नोलॉजी के एयरपोर्ट बना दिया तो बनाएगा, और ऐसे बनाकर उसके बाद वो पैसे वसूल करेंगे। तो चीन ने भारत के साथ 3 प्रकार के किया है स्ट्रेटेजी। एक है एनसर्कलमेंट, भारत को घेरना कैसे, इतने पाकिस्तान, चीन, म्यांमार, नेपाल, यहां सब जगह पर भारत विरोधी बातों को आगे बढ़ाओ। वहां इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के पॉलिटिक्स, सब में हस्तक्षेप करके एक अपने हेगेमनी को स्थापित कर। दूसरा है एंगेजमेंट, भारत के लोगों को, यूनिवर्सिटी लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को, साहित्यकार, संस्कृति, संगीत, ये वो ऐसे लोगों को चीन में बुलाएंगे, वहां उनको दिखाएंगे, देखो हमारा संघय कैसा है, हमारा ये कैसा है, वहां उनके लिए कार्यक्रम होंगे। तो चीन के बारे में अच्छे बोलने वाले, सकारात्मक, पॉजिटिव लोगों को भारत में तैयार करना, भारतीय लोगों को, इसको पॉलिसी में कहते हैं एंगेजमेंट। तीसरा है, वो है एनकरेजमेंट, भारत के अंदर भारत के विरोध में आवाज उठाने वाले, भारत को अंदर से तोड़ने वाले ऐसे ताकत को, शक्ति को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना। ऐसे एनकरेजमेंट, एनसर्कलमेंट और एंगेजमेंट से चीन भारत को कैसे भी तो आने के लिए प्रयत्न करता है, या उनके फॉरेन पॉलिसी है, उनको दुनिया में आधिपत्य स्थापित करना है।
इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बहुत पहले कहा था, ये चीन जो है ना, ये स्लीपिंग ड्रैगन है। ये विवेकानंद ने कहा था 100 से अधिक साल पहले। तो विवेकानंद जी ने कहा, इस स्लीपिंग ड्रैगन को आप डोंट टच, वो जग गया, दुनिया के लिए कष्ट, कोई सुख नहीं। तो स्वामी जी ने ऐसे चीन के बारे में क्यों कहा? यह अनुभव ऐसा है, डोंट अवेकन द स्लीपिंग ड्रैगन। अब हम अनुभव कर रहे हैं पिछले 50 साल में। हमारे गणेश जी हमारे इसमें हर चीज को, फूल ये वो हर चीज बनाएगा, हमारे मार्केट में डाल देगा। डंपिंग, क्या हम नहीं बना सकते हैं अपने गणेश जी को, अपने दुर्गा मूर्ति को या फूल को? लेकिन चीज बनाएगा, सस्ते में बेचेगा। ये है दुनिया में, इस प्रकार के कंपटीशन होते हैं। ये हम उनको केवल वो ये करा वो करा कहने से नहीं होगा। अपने को इस लड़ाई पर खड़े रहना है तो हमें पहले आसपास के, पड़ोसी के, दूर के लोग कौन है, शत्रु कौन है, मित्र कौन है, हमें तैयारी क्या कर रहे हैं कि आपने को सोचना है। दुनिया में आपको जीना है तो हमें जागरूक रहना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के इतिहास ऐसे है भाई। तो इसलिए आज हम देखते हैं नई टेक्नोलॉजी में, नई इसमें लोग, अब मेडिकल टेक्नोलॉजी, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कब का हो गया? क्रिस्टोफर जोसेफ साउथ अफ्रीका में कई वर्ष पहले हार्ट के ट्रांसप्लांट किए। ये कोई बड़ी बात आज नहीं है। अब करते 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 ब्रेन की भी कैसे ऑपरेशन कर सकते हैं, वहां तक आ गए लोग। क्लोनिंग करना, हमें जैसे चाहिए ऐसे व्यक्ति को तैयार करना। आपको महात्मा बुद्ध चाहिए कि हिटलर चाहिए, क्लोनिंग कर सकते हैं। बट ह्यूमन क्लोनिंग नहीं करना, यह दुनिया के कई देशों ने पॉलिसी बनाई, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ह्यूमन क्लोनिंग नहीं करना है। लेकिन टेक्नोलॉजी है आज, चाहे तो कर सकते हैं। इसलिए टेक्नोलॉजी को कहां कितना यूज करना चाहिए, उस पर नियंत्रण रखने का, रोक लगाने के काम किसका? यूनाइटेड नेशंस करेगा, संयुक्त राष्ट्र संघ करेगा? दुनिया में कौन करने से लोग सुनेंगे? ऐसे प्रश्न विश्व के सामने आज है। तो इसलिए हम यदि देखें तो इन सारे कारणों से मनुष्य जीवन की क्या हुआ है, अल्विन टॉफलर, एक विश्व के बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति, उसने कुछ वर्ष पहले बताया, विश्व अभी 6-7 विषयों से बहुत त्रस्त है, मानवता त्रस्त है। उन्होंने लिस्ट बनाई। उन्होंने कहा, देखिए, सोशल बिगड़ेंगे, समाज में आपस में अविश्वास, एक दूसरे के साथ लड़ाई, नफरत, एक सामाजिक दृष्टि से एक अलगपन है। दूसरा है व्यक्ति के स्तर पर व्यक्ति एलियनेशन है, मेंटल एलियनेशन। व्यक्ति को लगता है मैं कौन हूं, मुझे कोई है ही नहीं। कई लोग सुसाइड करते हैं ना, सब अच्छे होने पर भी क्यों करता है? उसके मन के अंदर कुछ हो जाता है, एक साइकोलॉजी, सुसाइड मेनिया। धीरे धीरे समाज में बहुत सारे लोगों के अंदर एक एलियनेशन थी, अनाथ भाव, मुझे कोई नहीं है, ये एक स्वभाव समाज में फैल रहा है। फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म, हम जिसको कहते हैं उसी को आपको मानना पड़ेगा, वही सत्य है।
वही ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग है। आप नहीं मानेंगे तो आपको जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। ISIS क्या कर रहा है दुनिया में? ये तो कर रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरण के बारे में आज देश में, दुनिया में हल्ला हो रहा है ना, सब लोग चिंता कर रहे हैं। 5 जून को पर्यावरण दिवस, पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जल बचाओ, जंगल बचाओ, जमीन बचाओ, जानवर बचाओ। जल, जंगल, जमीन, जानवर, इन सब के ऊपर एक संकट आ गया है। मनुष्य अपने जीवन के सुख के लिए सृष्टि के सभी चीजों को नाश करने के लिए तैयार बैठा है। मनुष्य को मुझे जीना है, सृष्टि भी रहनी चाहिए, हमारे ही अगली पीढ़ियों के लिए सृष्टि को बचाना आवश्यक है। हमारे पूर्वजों ने जल को, नदी को, जंगल को, जानवर को बचाकर सादगी के जीवन से, संयम से, सृष्टि के प्रति भक्ति, श्रद्धा और प्रेम से रहने के कारण आज हम इन सब चीजों का अनुभव करते हैं। यदि हम इसको नष्ट कर दिया, अभी हो रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण के जो नष्ट हो रहा है, हानि हो रही है। दुनिया में कहते हैं जल के संकट ऐसे हो जाएगा, दुनिया भर में हाहाकार मचेगा। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ब्लू पॉलिटिक्स भी चलता है। समुद्र के पानी, जल के जो पानी के जो रंग है वो तो ब्लू है, तो इसलिए इसके पॉलिटिक्स भी चलता है। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर से अध्ययन करने वाले, विचार करने वाले, सेमिनार करने वाले लोग इस विषय के बारे में संकेत किया है। तो इन सारे विषयों के साथ साथ कंज्यूमरिज्म बढ़ेगा, लोगों को चीजों को खरीदने की इच्छा है। एक फोन है, दूसरा चाहिए, दूसरा है तो तीसरा चाहिए, घर में एक टीवी है तो दूसरे चाहिए, बड़े लोगों के लिए चाहिए, बच्चों के लिए अलग चाहिए। चीजों के चाहिए, जितना मिलेगा उतना लेना है, तो इसलिए उपभोग हुआ। मनुष्य के इच्छा की कोई सीमा नहीं होती, सब कुछ चाहिए। तो इसलिए अल्विन टॉफलर ने कहा इन सब के साथ और एक बताया है, वो है एक दृष्टि से रिलीजियसिटी, मंदिर में जाने वाले लोग, रिलीजन, मैं धर्म नहीं कहूंगा, मजहब, तो लोगों के अंदर एक रिलीजन के भाव आते हैं, धार्मिक श्रद्धा जिसको कह सकते हैं, वो बढ़ेगा। तो ऐसे क्यों? तो अल्विन टॉफलर लिखते हैं बाकी सब नेगेटिव हैं, तो मनुष्य को इन सब के कारण कोई रास्ता नहीं है, भरोसा नहीं है, किसके ऊपर भरोसा रखेंगे, ऐसे होता है। तो वो सोचता है केवल भगवान ही हमको बचाएगा, इस कारण से ये बढ़ेगा। ऐसे उन्होंने 25 साल पहले अपने पुस्तक में लिखे। मैंने इसलिए इसको कहा, आज दुनिया में इनमें से कई बातें सच हो रही है। याद नहीं बताया उन्होंने, अल्विन टॉफलर ने 25-30 साल पहले बताया। तो इसलिए इन चीजों को यदि देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र ने पीस डेवलपमेंट वगैरह की बात बताई। 2005 से 2015 तक दुनिया में, 2010 तक मानो, आप लोगों को याद होगा, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2007, 8, 9, 10 ग्लोबल रिसेशन हो गया, रिसेशन। 91-92 में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ। 97-98 में WTO की स्थापना हुई, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। केवल 5 साल के बाद WTO के बारे में अध्ययन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने रिपोर्ट छापा, ग्लोबलाइजेशन से कोई लाभ नहीं हुआ। दुनिया में
आर्थिक उन्नति जितने हमने सोचा था वो नहीं हो रही है। लोगों के सुख के लेवल जो बढ़ना चाहिए था नहीं हुआ। ये विद्वानों ने ग्लोबलाइजेशन से लाभ नहीं हुआ, उन्होंने लिख दिया। यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के जो रिपोर्ट है वो कहता है। तो इसलिए उन्होंने क्या बताया, और एक चीजें बनाई, वो है ग्लोबलाइजेशन। ऐसे उन्होंने एक नई शब्द, ग्लोबलाइजेशन और लोकलाइजेशन। कुछ चीजें आपको विश्व के स्तर पर सोचना पड़ेगा, कुछ बातें आपको लोकल स्तर पर करना पड़ेगा। इकोनॉमी में, इंडस्ट्री में, उद्योग में, जीवन के कई विषयों में आपको ग्लोबल भी रहना है, लोकल भी रहना है। ये दोनों के मिक्स करके हमको संतुलन से, समन्वय से बैलेंस करके रखना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने ग्लोबलाइजेशन ऐसे एक नए शब्द को उन्होंने दुनिया के सामने रखा, एक कॉन्सेप्ट को, एक विचार को रखा, वो भी चला। तो उस समय जो शांति के लिए, डेवलपमेंट के लिए गए थे, ग्लोबल रिसेशन हो गया, ग्लोबल टेररिज्म हो गया, और एक हो गया ग्लोबल वार्मिंग जो एनवायरमेंट के कारण हुआ। ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन के पत्र जो है वो छेद हो रहा है, ये भी आया विषय। तो इसलिए सब जगह पर चिंता चली। अर्थ समिट्स हुए, पृथ्वी सम्मेलन हुए, इस पृथ्वी को, प्लैनेट को कैसे बचाना है। वैश्विक परिस्थिति के इन सारे चीजों को यदि हम देखते हैं तो विश्व कहां जा रहा है। मनुष्य को कई प्रकार की सुविधा मिली है। आप देखो, मनुष्य के लिए अभी कई सर्जरी आ गई, मेडिसिन आ गए, कृषि क्षेत्र में कई प्रकार के नए नए बात आने के कारण लोगों को कम क्षेत्र में अधिक फसल करना, फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर दुनिया में होना चाहिए। अभी भारत में 1998-99 में राष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने कहा था, भारत में 320 मिलियन टन अपने को खाद्यान्न उत्पाद होने चाहिए। हम अभी खाद्यान्न में आज एक दृष्टि से हम आत्मनिर्भर हैं। 50 साल पहले कई लोग अपने बचपन को याद करिए, PL480 करके अमेरिका से गेहूं लाकर हम दुनिया के सामने कटोरा लेकर घूम रहे थे, भारत के लोग। लेकिन बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, एक होते होते आज भारत उस स्थिति पर आया। इतना ही नहीं है, पिछले 1.5 साल से 80 करोड़ लोगों को, उनके परिवारों को भारत सरकार खाद्यान्न दे रहा है, अनाज दे रहा है। इतने नहीं, दुनिया के अन्य देशों को, श्रीलंका जैसे जहां परिस्थिति गंभीर है, वहां के लोगों के लिए भारत अब सहायता करने के लिए आगे बढ़े। अब्दुल कलाम ने कहा था, रिलायबल 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी, यह भारत के उन्नति के लिए आवश्यक है। 98-99 में अब्दुल कलाम जी ने अपने पुस्तक 2020 में लिखा था। आज भारत में बहुत ही कम कोई गांव बचे हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। तो इसलिए तरक्की हुई है, प्रगति हुई है। भारत ने आज वैक्सीन खोज निकाला, केवल भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए दिया, कई देशों के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। तो इसलिए वैश्विक परिस्थिति में कौन सी बातों के बारे में आज ध्यान देना पड़ेगा। इकोनॉमी में भारत का पहले 6 देशों में भारत है आज। अभी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के नोबेल पुरस्कार मिले प्रोफेसर माइकल सेलो ने अभी बताया, भारत का दुनिया के टॉप 6 कंट्रीज में है इकोनॉमी में। कर सकते हैं।
तो ऐसे हम कई विषयों में आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आप विश्व की स्थिति में देखें तो भारत में कई विषयों के बारे में अपने सोचना पड़ेगा। विश्व में जिस परिस्थिति के कारण एक मतवाद, फंडामेंटलिज्म, मनुष्य को किसी न किसी प्रकार से तंग करने के लिए हिंसा के उपयोग करने वाले लोग, उनका मंशा क्या है, एजेंडा क्या है, व्हाट इज देयर पर्पस, पता नहीं चलता। लेकिन ये दहशत फैलाना है, तो ऐसी स्थिति को कैसे हम दूर करेंगे? दुनिया को, सभी को एक ही रिलीजन के अंदर डालना है, भारत ने कभी नहीं सोचा। एकम सद विग्रह बहुधा, भारत ने यह सोचा दुनिया में लोग अपने अपने रिलीजन अपने अपने करेंगे, लेकिन हम सभी सुख से शांति से रहना है तो एक दूसरे के सहयोग से रहें। नहीं, लेकिन कुछ लोगों को लगता है दुनिया में सभी को एक ही रिलीजन में लाना है, या तो उनको धर्मांतरित करो या तो उनको गन पॉइंट पर बताओ, बदलो। एक समाज में, एक राष्ट्र में, दुनिया में कई प्रकार के लोग अपने अपनी इच्छा से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मुझे जो चाहिए ऐसे रिलीजन में रखूंगा। ये भारत के विचार है। जीन पियरे रहमान एक अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट स्टडीज, उसके वो डायरेक्टर जनरल रहे। उन्होंने एक ग्लोबलिस्ट ऐसे एक मैगजीन में कुछ वर्ष पहले एक लेख लिखा। उस लेख में पॉलीथीइज्म और मोनोथीइज्म यानी एकेश्वरवाद, बहुईश्वरवाद, आप यहां भारत में दुर्गा, शिव, कृष्ण, हनुमान जी, गणेश जी, जो चाहिए उसकी हम पूजा करते हैं। भगवान को हम अलग अलग प्रकार से देखते हैं। एक ही व्यक्ति आज एक प्रकार देखता है, दूसरे दिन दूसरे प्रकार देखता है। यह हमारी विशेषता है। हम दुनिया को एक कहते हैं, देखो भैया आपको जैसे चाहिए ऐसे भगवान को, ईश्वर को देखो, वो ऐसे नहीं रहना चाहिए, ऐसे नहीं है। साकार सद्गुण ईश्वर हो सकता है, ब्रह्म हो सकता है, निराकार निर्गुण ब्रह्म भी हो सकता है। मैं किसी मूर्ति को नहीं जानता, मत मानो, लेकिन दूसरे के ऊपर थोपने के आपको अधिकार नहीं है। ऐसे ही होना चाहिए, दिस इज द ओनली वे। जो इसके खिलाफ है वो मेरे खिलाफ है, इसलिए उनको जीने का अधिकार नहीं। इसलिए जीन पियरे रहमान ने उस लेख में लिखा, देखिए भारत के लोग, उनके हजारों वर्षों की संस्कृति कहती है आप कई प्रकार के ईश्वर के रूप को देख सकते हैं। ईश्वर एक है, भगवान एक है, उनके रूप अलग हो सकते हैं। हमने उसको पुरुष रूप में देखा है कि स्त्री रूप में देखा है। भारत के स्त्री रूप में भी देखा है, शक्ति, दुर्गा, जगत जननी, अभी आपने विश्व जननी की गीत सुना, तो हमने स्त्री रूप में भी देखा है, हमने पुरुष रूप में भी देखा है, अर्धनारीश्वर रूप में भी देखा है। भारत ने पशु, जंतु, प्राणियों में भी ईश्वर को देखा है। जड़ चेतना में ईश्वर को हमने देखा है, पूजा किए हैं। घर में नई गाड़ी आई, उसको भी फूल माला डालकर आरती करके, क्यों? हमने सोचा ये इसके अंदर भी भगवान है, पेड़ में भगवान है, नदी में भगवान है, ईश्वर है। ऐसे सोचने वाले जो लोग हैं, ऐसे समाज है, ऐसे संस्कृति है, वो दुनिया के लिए शांति लाएंगे। ये जीन पियरे रहमान ने अपने लेख में लिखा। इसलिए ऐसे देश के लोगों को दुनिया के लिए उनकी जो संदेश है,
वो देने के लिए हमें प्रोत्साहन करना चाहिए। यह उनका लेख है। तो इसलिए आज झगड़ा किस कारण से? मनुष्य के अंदर शांति नहीं है, लालच है, कामना है, द्वेष है, नफरत है, इच्छा है, संकट है। इसलिए मन के अंदर प्रसन्नता नहीं, शांति नहीं है। लेकिन हमारे लोगों ने, पूर्वजों ने जानते हैं, इसलिए परिस्थिति कठिन होने पर भी हम अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। प्राणायाम करो, ठीक है, परिस्थिति बाहर कठिन है, लेकिन मन के अंदर के तनाव को कंट्रोल करो। तनाव मुक्त रहने के लिए भारत के लोगों ने हजारों वर्षों से प्रयोग किया है, सफल प्रयोग किया है, दुनिया को बताया। इसलिए योग दिवस को दुनिया भर में आज मना रहे हैं। लोगों को शांति मिलती है। योग केवल शरीर को, वजन को कम करने के लिए नहीं है, मन के वजन को कम करना है, तनाव को। दूसरों के साथ मुझे कैसे व्यवहार करना है, तो यह भारत ने सिखाया है दुनिया को। तो इसलिए उसकी आवश्यकता है। भारत में कुटुंब पद्धति है। इस परिवार पद्धति के कारण भारत टिका हुआ है। कितने आक्रमण हुए हमारे ऊपर हजार वर्षों में। यहां कितने देश के लोग आकर इस देश को नष्ट करने के लिए प्रयत्न किया। यहां के मंदिर को तोड़ा है, यहां के महल को उन्होंने जलाया है, यहां के भूमि को उन्होंने अपने पास ले लिया, यहां के ग्रंथालय को उन्होंने जलाया। लेकिन यहां के परिवार को हजारों वर्षों के ऐसे संघर्ष में भी हमारे फैमिलीज बचे रहे। अब क्या हो रहा है? कंज्यूमरिज्म के कारण, नई ये जो जीवन पद्धति आई, उस कारण से हमारे फैमिली पर असर हुआ है। विदेशियों के आक्रमण के 1000 वर्ष हमारे फैमिलीज को कुछ नहीं हुआ था, ये देखा। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थी। उन्होंने कई वर्ष पहले हिंदू स्वयंसेवक संघ इंग्लैंड में संक्रांति उत्सव के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आई थी, व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके। उन्होंने एक बात बताई अपने भाषण में, आप हिंदू लोग जो हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, आप हमारे लोगों को ये फैमिली के जो सिस्टम है ना, इसको अपने लोगों को बताइए। क्योंकि हमारे यहां एक बाप, बेटा, चाचा, चचेरे भाई, ममेरे भाई, फूफा, बुआ, ये वो एक्सटेंडेड फैमिली, हमारे छोटे कार्यक्रम में भी 100 लोग आएंगे परिवार के। हम कैसे सोचते हैं? अब बिहार में हमारे एक कार्यकर्ता है, कुछ दिन पहले उनसे मिला, वो मुंडन करके आया था। मैंने कहा क्या हो गया भाई? ये हमारे गांव में हमारे एक चचा की मृत्यु हो गई। मैंने कहा आपके चचा नहीं? चाचा नहीं है, ये हमारे गांव के हैं। तो रिश्ता क्या है? कुछ नहीं, हमारे गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, इसलिए इसका मुंडन किया है। क्या रिश्ता है? लेकिन गांव में एक परिवार है। गांव में किसी के घर में दुख हुआ, वो अपना दुख है। हमारे गांव की लड़की शादी होकर दूसरे गांव में जाती है, हम क्या करते हैं? हमारे गांव का दामाद है। अरे दामाद उस घर का ही भैया, लेकिन हम क्या कहते हैं? हमारे गांव का दामाद है। दुनिया में और कोई देश और कोई संस्कृति इस प्रकार की भाषा नहीं बोलती, क्योंकि ये परिवार के जो प्रेम है, स्नेह है, आत्मीयता है, एक दूसरे के जोड़कर रखने का है, यह भारत में, यह दुनिया को देना है। लेकिन हम क्या अपने परिवार को परिवार बना के रख रहे हैं? पर्यावरण को हम रक्षा करते हैं। हम हमारे क्या भ्रष्टाचार से पैसे लाएंगे हमारे घर? मैं नहीं चाहती, मुझे एक साड़ी कम दो चलेगा, लेकिन तुम्हारे भ्रष्टाचार के पैसा नहीं चाहिए मुझे। क्या घर? हम अपने देश के संस्कृति को समझें, अपने सृष्टि को, निसर्ग को, प्रकृति को, पर्यावरण को रक्षा करने के लिए
हमारे पूर्वजों ने कुछ बातें बताई। हम हमारे घर के जीवन मूल्यों को अपने घर में बैठकर विचार करें। क्या हमारे बच्चों को पहले 3 पीढ़ी के माँ बाप, उनके दादा परदादा नाम मालूम है? हमारे घर की अच्छी बातें कौन सी है हम बताएंगे। हमारी मातृभाषा के साहित्य उनको सिखाएंगे। जीवन के उद्देश्य क्या है हम उनको बताएं। तो ये भारत को करना पड़ेगा, हमारे विद्यालय में होना पड़ेगा। हमारे माइंड को गुलामी से बाहर लाना पड़ेगा। जो माननीय संघचालक जी ने स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर जाना चाहिए ऐसे कहा, उसके संदर्भ में मैं 2 बातें बताऊं। स्वाधीनता हो गई 1947 में, हम स्वतंत्र होने के रास्ते पे हैं, करना है। हमारे सिस्टम सब क्या है? अंग्रेजों ने जो बना के रखा 150-200 साल, उसी सिस्टम में हम हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे लीगल सिस्टम सब ऐसे ही है। भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे जस्टिस डी.वी. रमणा, थोड़े दिन पहले थे। अभी ललित जी हैं, नए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आएंगे अभी, और ललित जी के पहले जस्टिस रमणा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उन्होंने क्या कहा? जीवन भर न्यायालय जुडिशियरी के सर्वोच्च स्थान पर गए व्यक्ति कहते हैं भारत में जो न्यायिक सिस्टम है, जुडिशियल सिस्टम है, ये भारत के मिट्टी के अनुकूल नहीं है, इसको बदलना चाहिए। दिस शुड बी इंडियनाइज्ड। चीफ जस्टिस कहते हैं 75 साल हो गया अंग्रेज जाने के बाद। अब हम कह रहे हैं भारत के जुडिशियल सिस्टम को अपने देश की मिट्टी के, अपने देश के संस्कृति के अनुरूप उसको बदलना है। कहने वाले व्यक्ति कोई आरएसएस का आदमी नहीं भैया, इंडिया के चीफ जस्टिस। बदलना चाहिए। भारत में लोकसभा में बजट रखते हैं, अटल जी सरकार आने तक का बजट शाम को 5 बजे रखते थे। 5 साढ़े 5 बजे के बाद क्या होता था? मार्केट बंद, शेयर मार्केट बंद। किसके मार्केट खुलता था? इंग्लैंड के मार्केट खुलता था सुबह 11 बजे। वहां वही चला। जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, कुछ लोगों ने उनको कहा हम अपने मार्केट को देखें ना, इंग्लैंड के मार्केट के लिए थोड़े करना हमको। सुबह 11 बजे बजट रखने की प्रथा प्रारंभ हुई। दिल्ली में राजपथ को कर्तव्य पथ कहना पड़ा, इलाहाबाद को प्रयाग कहा, फैजाबाद को साकेत बनाया। ये केवल एक शब्दों के खेल नहीं है, एक मानसिकता को बदलने हैं। गुलामी मानसिकता को स्वतंत्रता की ओर ले जाने हैं। जहां विक्टोरिया रानी की मूर्ति थी, वहां आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति है। कितने साल लगा? 1947 में हम स्वाधीन हुए। तो इसलिए स्वाधीनता से स्वतंत्रता की ओर जाकर भारत को सुदृढ़ बनाए। कई विषयों में हम आगे बढ़े हैं, अच्छी बात है। हम सैटेलाइट करते हैं, दुनिया के 150 सैटेलाइट हमने एक ही दिन में उड़ाए हैं। दुनिया के 50 देश के लोगों को हम सैटेलाइट किराए पर देते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी है, अच्छी बात है, हमारे साइंटिस्ट ने किया है। लेकिन अपने समाज को गुलामी मानसिकता से मुक्त करना है। हमारे परिवार को, हमारे पर्यावरण को
मूल्यों की रक्षा, पर्यावरण की रक्षा करने के लिए एक समाज के नाते एक आंदोलन, एक अभियान हर घर से, हर गांव से, हर बस्ती से, हर गली से ये करना पड़ेगा। ये जुलूस मिছিল निकालने से नहीं होता, केवल भाषण देने से भी नहीं होता, अपने जीवन के व्यवहार में लाना पड़ेगा, अपने आचरण में लाना पड़ेगा। अब देखो, स्वच्छता की बात प्रधानमंत्री कही तो देश में अब स्वच्छता के रेलवे स्टेशन वगैरह में थोड़ा स्वच्छ दिख रहे हैं। छोटे बच्चे कहते हैं नहीं, इधर उधर मत फेंको, डस्टबिन में डालो। समाज को बदलना है। समाज को बदलने के लिए इसलिए अपने को केवल आर्थिक दृष्टि से वेल्थी कंट्री नहीं बनाना है, भारत के लोगों को हेल्दी कंट्री भी बनाना है, हमको कैरेक्टर भी बनाना है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट भारत। उन्होंने एक बार उन्होंने कहा, देखिए सामान्यतः एक देश के स्तर को कैसे हम बताते हैं, पर कैपिटा इनकम, हर व्यक्ति के इकोनॉमिक इनकम कितना है उसके आधार पर स्टैंडर्ड क्या है देश का पता चलता है, पर कैपिटा इनकम। लेकिन राजा जी ने कहा ये तो ठीक है, वो मटीरियल लेवल से, लेकिन उन्होंने दूसरी बात बताई, पर कैपिटा कैरेक्टर कितना है, पर कैपिटा कैरेक्टर। अच्छे खिलाड़ी मैच फिक्सिंग क्यों करते हैं? प्रॉब्लम है कि नहीं? यानी अच्छे खिलाड़ी होने पर भी मैच फिक्सिंग करता है, देयर इज सम प्रॉब्लम। पीएचडी किए हुए वाइस चांसलर भ्रष्टाचार करता है, उसका पीएचडी, उसका वाइस चांसलर, उसके यूनिवर्सिटी की डिग्री का क्या मतलब रहा? चारित्रशील एक देश के लिए अत्यंत महत्व है। भारत के लोगों ने दुनिया को बताया, एक देश प्रसूत से सकाशा अग्र जन्मना स्वम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा। दुनिया के लोगों सुनिए, इस देश में हम जन्मे हैं, हम दुनिया के बड़े भाई हैं, क्योंकि हम सबसे पहले दुनिया पर आए। ये हमारे भारत के पूर्वजों ने बताया, हम दुनिया के अग्रज हैं, आप सब हमारे से छोटे भाई हैं, इसलिए आपको ये सिखाने के दायित्व हमारा है, क्योंकि हम बड़े भाई हैं। क्या सिखाएंगे? स्वम चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्या सर्वमानवा। दुनिया के लोग यहां आइए, चरित्र सीखिए, शील सीखिए। क्या इसे कहने के भारत की समाज आज कर सकता है? सत्य के लिए स्मशान में रहने वाले राजा हरिश्चंद्र की भूमि है। दुख को दूर करने के लिए सिद्धार्थ अपने राजमहल से पत्नी और बच्चों को छोड़कर भगवान बुद्ध बन गया। ऐसे देश है। तो इसलिए चारित्र को, शील को कहते हैं, वेल्थ इज ऑफ नथिंग इज ऑफ, हेल्थ इज ऑफ समथिंग इज ऑफ, कैरेक्टर इज ऑफ एवरीथिंग इज ऑफ। भारत को ऐसे बनाने की आवश्यकता है। इसलिए दुनिया के लिए हम योग देंगे, दुनिया के लिए हम अनाज भी दे रहे हैं, दुनिया के लिए बहुत सारे दे सकते हैं, लेकिन देने वाले लोग चरित्रवान बने, जीवन मूल्यों के आधार पर खड़े रहने वाले बने, स्वच्छता और नैर्मल्य के बारे में ख्याल रखने वाले बने, संवेदना के आधार पर हिंसा के दूर करने वाले अहिंसावादी बने। पर्यावरण की रक्षा करने वाले पर्यावरण के रखवाले बने। क्या मैंने कई लोगों के उदाहरण तो दिया और एक बता देता हूं। दुनिया में जो भारत के लोग गए हैं अच्छे नाम, दुनिया के जेलों में भारत के लोगों की संख्या बहुत कम है। कोई छोटा मोटा कोई रोड के ट्रैफिक प्रॉब्लम किसी ने किया होगा,
क्राइम के कारण दुनिया के जेल में बहुत कम लोग हैं। आज भी सर्वे करके देखें क्यों ऐसे हैं? यहाँ के डॉक्टर, यहाँ के इंजीनियर, यहाँ के आईटी प्रोफेशनल, यहाँ के टीचर, यहाँ के नर्स दुनिया में जब जाग गए हैं, भारत के नाम को उन्होंने रोशन किया है अपने मेहनत से, परिश्रम से, अपने बुद्धि से, प्रतिभा से, अपने आत्मीयता से और उस देश के प्रति श्रद्धा से। उस देश के साथ गद्दारी नहीं की। इसलिए विश्व में आज भारत के लोगों के बारे में एक सम्मान और श्रद्धा है। तो इसलिए हमको दुनिया में जिस प्रकार की स्थिति आज है उसमें भारत एक सशक्त राष्ट्र बनकर, समृद्ध देश बनकर, स्वाभिमानी राष्ट्र बनकर, समाज बनकर हम खड़े हो सकते हैं। ऐसा स्वर्णिम काल आया है कि इसको अमृत काल कहा है। आने वाले 25 वर्ष ये अमृत काल है। इस अमृत काल में हमारे अंदर के जो छोटे मोटे दोष हैं, कमियां हैं, उसको हम दूर करें। दुनिया को हम देने वाले लोग बनेंगे। भारत के किसी भी गांव में, किसी भी शहर में आने वाले दूसरे देश के लोगों को लगना चाहिए भारत से सीखना है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार लोग यहां जब आते हैं, भारत के बारे में क्या कहते हैं? कई वर्ष पहले एशिया पहले भारत दुनिया भर से स्पोर्ट्समैन, पुरुष महिला सिपाही, एक युवती किसी देश से आई थी। वो पूरे देश में थोड़ा सा गेम होने के बाद एक सप्ताह घूमकर वो आई। कोलकाता में थी, उन दिनों की कोलकाता की बहुत गंदगी वगैरह देख वो किसी के घर में उनको रुकाया था, गेस्ट थी। तो दूसरे देश से आई हैं, तो उस घर के मालक ने अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को एक चाय पर बुलाया, परिचय वगैरह करने के लिए। बात तो थी, तो लोगों ने पूछा आपको कैसे लगा? अच्छा है, भारत अच्छा है, इंडिया अच्छा है, वो सब बताया। कलकत्ता कैसे है? अच्छा है, बढ़िया है, ये सब बताया। बाबा कुछ से तो कहेंगे। फिर भी उस सज्जन ने उन्होंने कहा नहीं मैडम, आपको कलकत्ता के बारे में कोई नेगेटिव तो नहीं लिखा, कलकत्ता के बारे में कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं आया? ऐसे बार बार पूछा। तो इतने बार पूछा तो वो सहन नहीं कर पाई। उसने कहा कलकत्ता बहुत गंदगी है, बहुत आपने यहां कचरा वचरा बहुत हो गया है। ऐसे उन्होंने एक बात बोला। तो उस सज्जन ने क्या कहा, मैडम डू यू नो देयर आर 1 करोड़ पीपल लिविंग इन कोलकाता। 1 करोड़ लोग कलकत्ता में रहते हैं। इसका क्या है? गंदगी होगी। तो उस युवती ने कहा हाउ मेनी मोर पीपल यू वांट टू क्लीन कलकत्ता? आपको 1 करोड़ लोग हैं, आप इससे ज्यादा कितने लोग चाहिए भाई कलकत्ता को साफ रखने के लिए? यानी हर व्यक्ति सोचता है साफ करना मेरा काम नहीं है, वो तो म्युनिसिपैलिटी का, कॉर्पोरेशन का काम है। मुझे कचरा फेंकने का काम मेरा है। उदाहरण कोलकाता का है, मैं हर शहर के बारे में यही कह सकता हूं। कोलकाता के बारे में मेरे कोई ये नहीं है। मैं बेंगलुरु का हूं, बेंगलुरु में भी ऐसे होता है। यानी हम अपने शक्ति जो है ना समाज में, उस शक्ति का चैनलाइज करने चाहिए पॉजिटिव वे। इस सकारात्मक शक्ति को जागृत करने का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। आज डॉक्टर हेडगेवार स्मारक समिति से कार्यक्रम हो रहा है। डॉक्टर हेडगेवार विश्व के बारे में 1920 में नागपुर में उस समय के इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्फ्रेंस हुआ था। उसमें वो वॉलंटियर्स के बारे में व्यवस्था देख रहे थे। उनका आयु 30 साल का था। उस सम्मेलन में उन्होंने एक प्रस्ताव रेजोल्यूशन के लिए सुझाव दिया। वो सुझाव क्या था?
दुनिया के देशों को पूंजीवाद के चंगुल से मुक्त करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक संघ के प्रारंभ होने के 5 वर्ष पूर्व दुनिया के देशों को शोषण से मुक्त करने की बात उन्होंने कही थी। विश्व के बारे में ऐसे सोचने वाले भारत के हम लोग भारत को एक समृद्ध स्वाभिमानी देश बनाने के लिए अपने व्यक्तिगत तौर पर, हमारे परिवार में, कुटुंब में, हमारे व्यावसायिक क्षेत्र में हम प्रयत्न करें। आर्नल्ड टाइमली विश्व के इतिहास के अध्ययन किए हैं, ग्रंथों को लिखे हैं बहुत सारे। उन्होंने कहा है, उनका कहना है, मैं इंग्लिश में जो है उसको हिंदी में मैं पढ़ता हूं। उनका कहना है, यह पहले से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक अध्याय जिसकी पश्चिमी शुरुआत हुई, दुनिया में आज जो है यूरोप के, अमेरिका के लोगों ने पिछले 150-200 साल राज करने के कारण एक अध्याय प्रारंभ हुआ, यूरोसेंट्रिक अध्याय। ऐसे पश्चिमी शुरुआत जिस अध्याय की हुई, उसका अंत भारतीय होना होगा यदि उसे मानव जाति के आत्मविनाश से समाप्त नहीं करना है। तो मानव इतिहास के इस अत्यंत खतरनाक क्षण में मुक्ति का एकमात्र तरीका प्राचीन हिंदू तरीका है। यहाँ हमारे पास वह दृष्टिकोण और भावना है जो मानव जाति के लिए एक ही परिवार में एक साथ बढ़ने के लिए संभव बना सकती है। अर्नल्ड टाइमली पश्चिम के देश के विद्वान भारत के बारे में ऐसे कहते हैं क्योंकि भारत के इतिहास का अध्ययन किया उन्होंने। भारत के लोग पिछले 10,000 वर्षों में किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, किसी देश को गुलाम नहीं बनाया, किसी संस्कृति को नष्ट नहीं किया। यह हमारा गर्व है। इसलिए भारत के इस गर्व को यदि अगली पीढ़ी में और विकसित करते हुए आगे बढ़ना है तो हम संकल्प करें, हमारे पुरुषार्थ से हम अपने गली, गांव, बस्ती, हमारे शहर, इस समाज को ऐसे एक श्रेष्ठ देश बनाए। इसलिए अपने को समाज के लिए कुछ सोचना पड़ेगा, समाज के लिए कुछ करने के लिए 4 कदम रखना पड़ेगा। वो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ऐसे नहीं है, मैं जाऊंगा। ऐसे सेल्फ इनिशिएटिव से स्वयं होकर आगे बढ़े लोगों के लिए भारत और विश्व की मानवता तरस रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही कार्य करने के लिए अपने जीवन व्रत को निभा रहा है। इतना ही मैं आपके सम्मुख रखकर मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। ধন্যবাদ শ্রী দত্তাত্রেয় মহোদয়কে। আমাদের জিজ্ঞাসা ওনার আলোকে আলোকিত হল। আমি এবার আহ্বান জানাবো আমাদের ডক্টর হেডগেওয়ার স্মারক সমিতির সম্পাদক মাননীয় শ্রী ডক্টর অরবিন্দ মাহাতো মহোদয়কে ওনার ধন্যবাদ জ্ঞাপক বক্তব্য রাখার জন্য। প্রথমেই আমি ক্ষমা চেয়ে নেব আমার ভ্রাতা বন্ধুরা যারা বসার জন্য আজকে জায়গা পায়নি। অনেক পরে কিছু যাওয়ার পরে তারা স্থান পেয়েছে, কিন্তু অনেককে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা হয়েছে, তার জন্য আমি দুঃখিত। কিন্তু আজকের এই যে অনুষ্ঠান, আজকের এই যে বৌদ্ধিক বক্তব্য, আমার মনে হয় এতটা শোনার পর দাঁড়িয়ে থেকেও যে কষ্টটা ভোগ হয়েছে, সেটা যে বৌদ্ধিক জ্ঞান আমরা পেয়েছি সেটার দ্বারা সেটা কম্পেনসেট হয়ে যাবে বলে আমার মনে হয়। আজকে যেভাবে উনি বৈশ্বিক পরিদৃশ্যে
ইউনাইটেড কিংডম থেকে শুরু করে ইউএস, কাজাকিস্তান, রাশিয়ার, সেখান থেকে ভারতের ফ্যামিলিগত অবস্থান এবং ভারতীয় চিন্তা ভাবনায় একটা সমাজ কিভাবে গড়ে উঠতে পারে, যেখানে জীব জন্তু থেকে প্রতিটা বস্তুকে বস্তুর মধ্যে ঈশ্বর রূপে মানে সব থেকে সম্মানীয়, সব থেকে আদরণীয় এবং শ্রেষ্ঠ স্থানে স্থান দেওয়া একজন নদী থেকে শুরু করে জীব জন্তুকে শুরু করে যেভাবে আলোচনার পরিদৃশ্য রচনা করেছেন, আমার মনে হয় ডক্টর হেডওয়ার্কার স্মারক সমিতির আয়োজিত এই বৌদ্ধিক সমাবেশ সফল হয়েছে। ধন্যবাদ জানাতে চাই শ্রী দত্তাত্রেয় ঘোষবালেজিকে, সড়ক কার্যবাহ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়ে সকলকে গৌরবান্বিত করেছেন এবং এই আয়োজনকে সফল করার বা আমাদের চিন্তা ভাবনার মধ্যে এমন কিছু প্রস্ফুটন এবং জ্ঞানের বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন যেটা আমরা আগামী দিনে সমাজে নিয়ে যেতে পারব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত প্রান্ত সংঘ চালক বিকে রায়, অবসরপ্রাপ্ত ইন্সপেক্টর জেনারেল, যিনি তার বক্তব্যের মাধ্যমে প্রারম্ভ করেছেন এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, স্বতন্ত্রতা, ফ্রিডম এই যে প্রেক্ষাপট রেখেছেন, সেটা একটা ইন্ডিয়া টু ভারত যে মুভমেন্ট, তার একটা প্রেক্ষাপটে রচনা করেছেন, তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ। আমাদের সঙ্গে উপস্থিত বিবেকানন্দ দাস, যিনি সংঘচালক নর্থ ত্রিপুরা, উত্তর ত্রিপুরা জেলার, উনি আমাদের এই সভায় উপস্থিত থেকেছেন এবং সবাইকে এই স্থান প্রদান করেছেন ধর্মনগরের বুকে এই আয়োজন করার জন্য, তার জন্য ধন্যবাদ। ভ্রাতা, ভগিনী, সজ্জন, বিদ্যুৎজন যারা আজকে এই সময়ে উপস্থিত হয়ে এই সভার এই জ্ঞানের আলোকে নিজেরা আলোকিত করেছেন, তাদের সকলকে ধন্যবাদ। যারা ব্যবস্থাপনায় লেগে রয়েছেন কয়েক মাস যাবৎ আজকের এই আয়োজনের জন্য, সেই সমস্ত স্বয়ংসেবক বন্ধু ভগিনীদের অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা ফটোগ্রাফি, মাইকিং, যারা এই সভার আয়োজনের সমস্ত ব্যবস্থা করেছেন, সকলকে ধন্যবাদ জানাই। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ মহোদয়কে। এবারে আমরা সভার সমাপ্তি করব বন্দে মাতরম গীতের সঙ্গে। আমি শিল্পীদের আহ্বান জানাচ্ছি।
मान